नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और लेकर चलेंगे आपको 1975 के दौर में। राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता और उस दौर की मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल जैसे शुभ चिंतकों ने उन्हें अंकों का सफलता आंकने के नए तरीके की तरह प्रचार करने के लिए उकसाया था। लेकिन उन्हें काका को यह कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक दिन यह पैमाना उन पर लागू किया जाएगा। साल 1974 के आखिर तक कोई शक नहीं रहा कि फिल्म आपकी कसम, प्रेम नगर और रोटी जैसी कामयाब फिल्मों के बावजूद राजेश खन्ना की कामयाबी की लहर लगभग सूख चुकी थी। 1975 में उनकी एकमात्र सफल फिल्म थी प्रेम कहानी, और वो ज्यादा से ज्यादा एक औसत फिल्म थी, अगर बिल्कुल नाकामयाब नहीं भी हो तो। निर्देशक के रूप में राज खोसला के साथ प्रेम कहानी दो रास्ते की टीम को एक बार फिर से साथ ले आई थी। राजेश खन्ना, मुमताज, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 8वीं बार एक साथ आने वाले राजेश खन्ना और मुमताज हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थे, और उनकी कोई भी फिल्म टिकट खिड़की पर कभी भी नहीं पिटी। अगर राजेश खन्ना को कोई जादू मंत्र चाहिए था तो इससे बेहतर नहीं हो सकता था कि वो मुमताज के साथ फिल्म करें। और इस फिल्म में शशि कपूर भी थे, विनोद खन्ना के साथ एक लंबी और खास भूमिका में। प्रेम कहानी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खास संगीत था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार अपने पूरे बहाव में थे। दो रास्ते में एक गाना था, आपको याद होगा, बिंदिया चमकेगी। इसी तरह प्रेम कहानी के शुरुआत में एक शीर्षक गीत है, प्रेम कहानी में ऐसा होता है। राजेश खन्ना मुमताज की केमिस्ट्री को दर्शाता हुआ यह गीत था। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, पटकथा पर राज खोसला की पकड़ होने लगती है, अगर आपने ये फिल्म देखी हो। क्योंकि जैसे ही रोमानी पहलू की जगह ज्यादा गंभीर मुद्दे ने ले ली, फिल्म कुछ और ही हो गई। फिल्म के साथ साथ तीव्रता से बढ़ने के कारण घटनाक्रम दिलचस्पी बनाए रखने के लिए काफी था, लेकिन कमजोर पटकथा दर्शकों के लिए उबाऊ हो गई। प्रेम कहानी में राज खोसला के लिए काफी असरदार पल हैं, लेकिन उनका यह सोचना गलत था कि रोचक ढंग से बोले गए बढ़िया डायलॉग से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मुड़कर देखें तो प्रेम कहानी खराब फिल्म नहीं है, लेकिन उसमें दो रास्ते या आराधना वाली वो नफासत भी नहीं है, और इतनी अंतरंगता भी नहीं है कि अपना कोई जादू चला सके, जो उसके उतनी बड़ी हिट न होने का एक कारण हो सकता है जितनी वो हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। प्रेम कहानी पूरी तरह से एक रोमानी फिल्म भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि राजेश खन्ना एक मृदुभाषी कवि जो बाद में क्रांतिकारी बन जाता है उसके रूप में गलत किरदार में थे। वो बिल्कुल सही किरदार में थे, जैसा उनके ऊपर किरदार सूट करता है वो उसी तरीके का उनका पूरा इस फिल्म का किरदार रहा। लेकिन यहां बात अलग थी, क्योंकि प्रेम कहानी एक घटिया फिल्म साबित हुई। एक फीकी पटकथा के अलावा उसका निर्माण भी बहुत लापरवाह था। 1940 के कॉलेज छात्र ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे वो 1970 से हों। साथ में उदासीन निर्देशन और एडिटिंग। उदाहरण के लिए एक सीन में सिपाहियों की वर्दी में 4 छोटे कलाकार एक जीप में चढ़ने के लिए भागते हैं, और जब उनमें से एक छूट जाता है तो वो सवालिया नजर से कैमरे की ओर देखता है। यह सीन तैयार की गई फिल्म में शामिल था। अगर दीवार की असली लोकेशंस ने उसको प्रेम कहानी से ज्यादा रोचक बना दिया तो सलीम जावेद की उस साल की दूसरी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म शोले ने हिंदी सिनेमा के निर्माण की रूपरेखा को एक नई परिभाषा दी। दीवार और शोले के साथ रखकर देखें तो जहां तक नाटकीय घटनाओं का सवाल है, प्रेम कहानी जैसी फिल्म अपने आप में फीकी पड़ जाती है, और उसकी अपनी खामियों ने भी उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। प्रेम कहानी साल 1975 में राजेश खन्ना की एकमात्र फिल्म थी। जे ओम प्रकाश की आक्रमण जो 1975 में आई, उसमें उनकी मेहमान भूमिका को छोड़कर, जिसमें वो एक अंग कटे हुए सिपाही की भूमिका में कुछ सीन्स में नजर आते हैं। लेकिन अधिकतर फौजी
फौजी आया जब गांव में गीत के लिए फिल्म याद की जाती है, और एक सिपाही के जोश को समर्पित गीत जो पहले सिपाही रह चुके और राजेश खन्ना के मनपसंद गीतकार आनंद बख्शी ने ही लिखा था। हालात को और बदतर बनाते हुए अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ वो साल बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि शोले के बाद एक नए बादशाह के रूप में उनकी जय जयकार भी हो रही थी, न कि सिर्फ एक चुनौती देने वाले एक्टर के रूप में। अमिताभ बच्चन की हर एक कोशिश राजेश खन्ना जो भी कर रहे थे उसे और भी ज्यादा खराब दिखाती, और जो दरारें नमक हराम के बाद उभरने लगी थी अब साफ दिखाई देने लगी। राजेश खन्ना ने साल 1976 में महाचोर की, और महाचोर में सोच समझकर वक्त के साथ बदलने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उनके जोश का साथ नहीं दिया। आमतौर पर राजेश खन्ना की फिल्मों में उनके लिए कुछ एक हल्के फुल्के सीन्स होते थे जिसमें वो काफी अच्छी कॉमेडी कर लेते थे, लेकिन बावर्ची के बाद भी राजेश खन्ना ने कभी भी एक तरीके से कोई पूरी कॉमेडी फिल्म नहीं की। और इस संदर्भ में यह साफ है कि महाचोर पहले सीन से ही हंसी मजाक वाली फिल्म थी, जिसमें हम राजेश खन्ना को बॉम्बे पुलिस के एक निक्करधारी कांस्टेबल के रूप में देखते हैं। अब पता नहीं अपने रोमानी हीरो को एक निक्करधारी कांस्टेबल में देखना उस दौर में उनकी फीमेल फैंस फॉलोइंग को कितना अच्छा लगा होगा। महाचोर में कोई और अदाकार होता तो शायद फिल्म ज्यादा चलती। राजेश खन्ना एक खरे दिल वाले नटखट और अपना बचाव करने में काबिल धोखेबाज के किरदार में कहीं नहीं चुके, लेकिन जब हालात अच्छे ना हो तब सब कुछ गलत लगता है। उसी साल प्रकाश मेहरा की हेरा फेरी आई जो 1976 में, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना उसी प्रकार के किरदार निभा रहे थे। उसमें काफी कुछ महाचोर जैसा था, लेकिन जहां पहले वाली फिल्म एक क्लासिक मानी जाती है, दूसरी आम दर्शक के जहन से साफ हो गई लगती है। महाचोर में एक सीन दीवार के एक बेहतरीन सीन की उपज है, जहां विजय भगवान का सामना करता है और निर्देशक नरेंद्र बेदी का राजेश खन्ना के भगवान से जवाब तलब करने का निर्देशन अजीब ढंग से यश चोपड़ा के निर्देशन जैसा ही है। यह बात राजेश खन्ना के सलीम जावेद के पटकथा लेखन से जुड़ाव के दिलचस्प मुद्दे को भी उठाती है। फिल्म में आर डी बर्मन के संगीत में दो एक गुनगुनाने लायक धुनें हैं, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूं लता मंगेशकर किशोर कुमार का, लेकिन अगर आप इस पूरे उसको मुड़कर देखें तो संगीत की ज्यादा बड़ी देन है अघोषित शीर्षक गीत में छुपा हुआ है। मेरा नाम यारो महाचोर है, इसमें आनंद बख्शी के गीत में एक दो फिक्रे हैं जिनमें शायद पहली बार हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी लफ्जों को बाकायदा हिंदी शब्दों के साथ मिलाया गया। और आनंद बख्शी ने पूरी शान से लिखा, मैं गलियों का राजा वो महलों का किंग, मैं चांदी का छल्ला वो सोने की रिंग। गुलजार के बंटी बबली जो 2005 में है, उसमें भी आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, लिखने के समय लगभग 20 साल पहले आनंद बख्शी ने प्रयोग किया। शायद महाचोर नफासत की बेहद कमी से ग्रसित थी, क्योंकि फिल्म बिना किसी झिझक के आम दर्शकों को लुभाने वाली थी। फिल्म में कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी उसके पक्ष में भी बहुत प्रचार था, जिसमें एक सीन में वोट फॉर कांग्रेस भी दीवार पर लिखा था। और राजेश खन्ना एक गरीब बच्चे से वादा करते हैं कि तत्कालीन सरकार दुनिया को उस जैसों के लिए एक बेहतर जगह बनाएगी। इमरजेंसी के समय सिनेमाघरों में चल रहा ये सीन उस वक्त के सामाजिक माहौल से बिल्कुल अलग था, जिससे दीवार और आंधी जैसी फिल्में प्रेरित थीं। बदकिस्मती थी कि महाचोर टिकट खिड़की पर ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो राजेश खन्ना को संभले रहने के लिए कुछ दे सकती थी। फिल्म उतना नहीं चली जितनी वो उम्मीद करते थे, लेकिन उससे उन्हें वापसी के लिए कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्में करने का ख्याल जरूर आया। अगर मौजूदा हालात का अपमान करना ही वो हथियार था जो एक्शन फिल्मों ने ज्यादातर असरदार होने के लिए अपनाया था, तो राजेश खन्ना ने फैसला किया कि उनका तरीका विनोद खन्ना की तरह हंसी दिल्लगी वाला होगा। बॉक्स ऑफिस पर मनोरंजन फिल्म के बेकार प्रदर्शन ने शम्मी कपूर को बंडलबाज के लिए एक बार फिर से निर्देशन का चोंगा पहनने से नहीं रोका, और राजेश खन्ना को उसका हिस्सा बनने से भी। और इस बार एक बहुत बड़ा फर्क यह था कि राजेश खन्ना ने किसी का नाम नहीं सुझाया और फिल्म साइन कर ली। ऐसे वक्त में जब एक तरीके से आंधी, दीवार, शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात और
मौसम जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा में आ रही थीं, बंडलबाज विषय और शैली दोनों में पिछड़ी हुई थी। फिल्म भड़कीले स्पेशल इफेक्ट्स और हास्य परिहास से भरी हुई थी, जिन्हें शायद उससे कम और उसमें काम करने वाले कलाकार ही शायद समझ सकें, बाकी तो कोई समझ ही नहीं पाया कि फिल्म इतनी ज़्यादा भड़कीली वेशभूषा में क्यों है। राजेश खन्ना दुख के समय भी एक मस्त मौला आदमी के किरदार में दिखते हैं, खासकर इसलिए कि के शुक्ला की पटकथा और कादर खान के डायलॉग अभिनेता की निजी हालत बयां करने लगते हैं। राजा राम की पंक्ति, ये शरीर जरूर किसी गरीब का है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी राजा की है, फिल्म में कई बार दोहराया गया ये डायलॉग, एक दलील की तरह दर्शकों को याद कराने के लिए कि राजेश खन्ना अभी भी राजा थे। बंडलबाज खास राजेश खन्ना के लिए बनाई गई फिल्म लगती है और इस पटकथा में राजेश खन्ना के लिए अभिनय करने की खास गुंजाइश नहीं थी, सिवाय एक मिलनसार नौजवान की भूमिका निभाने के, जो अपनी दुनिया में ही मशरूफ रहता है, अपनी दुनिया में ही मगन है। क्या अपनी छवि बदलने के लिए राजेश खन्ना सबसे अच्छा यही सोच सकते थे? सच है कि राजेश खन्ना उन लोगों के लिए बेमतलब हो चुके थे जिनके पास ताकत थी, हो सकता है कि जो भी मिल रहा था उसी के मुताबिक चलना उनका तरीका हो, यह संकेत देने के लिए कि वो अभी कायम थे। यही नहीं, राजेश खन्ना ने काम करने के हर ढंग को बदल कर रख दिया था। अब उनके रुतबे के व्यक्ति के लिए किसी से काम मांगना तो बहुत खराब लगता, और यही नहीं, ऐसा उनके फितरत में भी नहीं था, वो अपना प्रचार नहीं करने वाले थे। महाचोर और बंडलबाज में उन्होंने दो अलग अलग तरह के किरदार किए थे, शायद उन्हें मिलने वाले किरदारों में सबसे अच्छे, लेकिन नतीजा एक ही था। महाचोर और बंडलबाज को दर्शकों ने एक ठंडी सी प्रतिक्रिया देकर नकार दिया। कुछ अलग कर पाने की उनकी कोशिश पूरी नहीं हुई और फिर भी उन्हें ग्लास अभी आधा भरा हुआ लग रहा था। प्रेम कहानी की शूटिंग के वक्त की एक घटना ने दिखा दिया कि जो दीवानगी को वो कभी जगाते थे वो अब थी नहीं। राजेश खन्ना मीठीबाई कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे और एक फकीर भीड़ में घूमता हुआ भगवान के नाम की जगह राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांग रहा था। इससे जरूर पता चलता है कि अभी भी वो क्या कर सकते थे। शायद उन्हें सिर्फ एक बार ड्राइंग बोर्ड तक वापस जाने की जरूरत थी, और उस इंसान से बेहतर और कौन उसकी मदद कर सकता था जो जानता था कि वो किस चीज में बेहतरीन थे। शक्ति सामंत के साथ उन्होंने फिर अगली फिल्म की महबूबा, लेकिन संयोग से महबूबा भी औंधे मुंह गिर गई। यह शायद राजेश खन्ना के बुरे वक्त का सबसे बुरा दौर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।